तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी जियोग्राफी की क्लास है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें कुछ फैक्ट बताऊंगा जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास है। साथ ही साथ जो बच्चे ग्रुप सी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, जो भी है, दरोगा वगैरह, उनको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डेली होमवर्क दिया जा रहा है और वो होमवर्क जो आपका होगा उसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट डे मैं आपसे बता रहा हूँ वन लाइनर के रूप में। और वो इस चैनल पे नहीं है, वो स्टडी विथ योगेश 2.0 आप लोग सर्च करना। उसमें लगभग 2 क्लासेस मैं दे चुका हूँ, मतलब दो या 3 हो चुकी हैं। तो आप लोग उसको फॉलो करना, उससे आपको ही फायदा होने वाला है। उसमें आपके ग्रुप सी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जीएस और हिंदी और उत्तराखंड को बनाएंगे। अभी हम जीएस का सेक्शन लेके चले हैं, 2 उसमें टॉपिक हो चुके हैं जो मैंने होमवर्क के रूप में दिया था, उससे क्वेश्चन पूछे हैं। आज उसका नेक्स्ट वीडियो आएगा और वीडियो की टाइमिंग इवनिंग में रहेगी, लगभग 7, 7:30, 6:30, 5:30 जो भी रहेगा, इवनिंग टाइम रहेगा। ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा भूमंडलीय पवन, यानी जो हवाएं हैं, भूमंडलीय पवन। आपको हेडिंग डालनी है क्या, भूमंडलीय पवन। इसमें मैं कुछ चीजें आपको बताना चाह रहा हूं। भूमंडलीय पवन 2 चीजें बताऊंगा, एक ITCZ क्या होता है, एक भूमंडलीय पवन के बारे में। लास्ट वीडियो अगर आपको ध्यान होगी, मैंने बच्चों आपको कुछ चीजें बताई हैं, ध्यान से देखना। ठीक है। अब आपको एक चीज तो एटलीस्ट पता चल ही गई होगी, ये जो वायुदाब बन रहे हैं, वायुदाब कटिबंध यानी जो प्रेशर बेल्ट बन रहे हैं, इसका डायरेक्ट लिंकअप जो है टेम्परेचर से है, यानी तापमान से। मैंने क्या कहा, तापमान यानी टेम्परेचर जहां पर ज्यादा होगा, हवाएं ऊपर उठेंगी गर्म होके, तो नीचे निम्न वायुदाब बनेगा, लो प्रेशर। और तापमान जहां सूर्य की किरणें लंबवत नहीं तिरछी पड़ रही होंगी, वहां इन कंपैरिजन टू जहां डायरेक्ट पड़ रही है उसके कंपैरिजन में टेम्परेचर कम होगा, हवाएं उतनी गर्म नहीं होंगी, तो हवाएं ठंडी होकर नीचे ही रहेंगी, यानी वहां पे उच्च वायुदाब का केंद्र बनेगा। तो मैंने हमेशा आपसे क्या कहा था, 2-3 चीजें याद करो। जो 0 डिग्री का इलाका है, यानी विषुवत रेखा इक्वेटर का, यहाँ पे सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, तो यहाँ पर कैसा प्रेशर बनता है, बार बार बताया गया है, निम्न वायुदाब, लो प्रेशर बनता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी, हवा गर्म होगी, गर्म होकर ऊपर उठेगी, तो नीचे तो क्या होगी, भार कम पड़ेगा, वेट कम पड़ेगा, मतलब दाब कम पड़ेगा, तो लो प्रेशर। इसके कंपैरिजन में मैंने यहाँ बताया था, जो 30 डिग्री के इलाका है, 30-35 डिग्री का आसपास, यहाँ पे हाई प्रेशर बनता था। ये पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है। ठीक है। उसके बाद 60 डिग्री के आसपास का जो इलाका है, वहां पर फिर कैसा प्रेशर बनता है, लो प्रेशर। और ये 90 डिग्री का जो इलाका है, यहाँ फिर से कैसा बनेगा, हाई प्रेशर। सेम चीज मैंने आपको इसी तरीके से दोनों गोलार्धों में बताई हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये 30 डिग्री होगी, ये लो प्रेशर, ये 60 डिग्री हो गया, ये हाई प्रेशर। और ये जो ध्रुवीय इलाका है, ये 90 डिग्री का, ये फिर कैसा बनेगा, अपने आप में लो प्रेशर, मतलब ये हाई प्रेशर बनेगा। ठीक है। ये लो, ये अपने आप में थोड़ा सा 1 मिनट रुकना, ये 30 डिग्री के आसपास लो प्रेशर है, उसके बाद ये 30 में कैसा बनेगा, अपने आप में हाई प्रेशर रीजन बनेगा। ठीक है। और उसके बाद जो अपने आप में 60 आता है, वो बनेगा लो प्रेशर रीजन, और जो 90 आता है, वो अपने आप में कैसा बनेगा, हाई प्रेशर रीजन। इस प्रकार से दोनों गोलार्धों में मैंने आपको ये बताया हुआ है अच्छे से। अब मैंने इसमें आपसे एक चीज कहा था लास्ट क्लास में, भूमंडलीय पवन क्या होती है। बच्चों देखो, एक आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया था, सूर्य के चारों, सूर्य की किरणों के, सूर्य के जो सूर्य है उसके चारों ओर हमारी पृथ्वी क्या करती है, एक दीर्घ वृत्ताकार पथ होता है, उसमें क्या करती है, चक्कर लगाती है, और एक चक्कर लगभग 365 दिनों में पूरा करती है। ये मैंने आपको बताया था, फिगर याद होगा आपको। ठीक है। यहां मैंने आपको बताया था, जैसे सपोज कोई, मतलब ये ग्रीष्म अयनान का संबंध है, यानी यहाँ पर मैंने क्या बताया था, समर सॉल्स्टाइस बताया था। ठीक है। ग्रीष्म अयनान, ध्यान होगा आपको। यहां मैंने क्या बताया था, शीत अयनान, यानी जो मतलब ठंडियों का टाइम। और ये वाले जो इलाके हैं, ये यहां मैंने आपको बताया था इक्विनॉक्स, यानी विषुव की कंडीशन। विषुव में क्या होता है, बताया था कि 0 डिग्री के आसपास सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। डेट भी बताई थी, 21 मार्च 23 सितंबर कुछ ऐसा। ग्रीष्म अयनान बताया था, कर्क रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, यानी सबसे ज्यादा गर्मी वहां पर उस टाइम मिलेगी, तो और ग्रीष्म अयनान। शीत अयनान में बताया था, मकर रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। ये बहुत अच्छे से मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझाया है, आपको पूरा ध्यान होगा। ठीक है। अब देखिए, हेडिंग क्या है, भूमंडलीय पवन। तो भूमंडलीय पवन किसको कहते हैं, वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है, भूमंडलीय पवन। तो यहां आपको लिखना है, इस फिगर को देखते हुए हमें चलना है, तो लिखोगे वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलने वाली पवन। ठीक है। उसको क्या कहते हैं, भूमंडलीय पवन। तो लिखो वर्ष भर एक निश्चित दिशा में, एक सर्टेन डायरेक्शन होगी, एक निश्चित दिशा में चलने वाली हवाएं, दिशा में चलने
वाली हवा, इसको क्या बोला जाता है? अपने आप में भूमंडलीय पवन। और जो हवा चलती है कैसे चलती है? उच्च वायुदाब हाई प्रेशर टू निम्न वायुदाब लो प्रेशर। यही तो बताया था मैंने, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के चलने वाली पवनों को भूमंडलीय पवन कहते हैं। अब देखिए, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, यानी यहां से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आएगा, ऐसी तो आती है हमारी ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसी प्रकार से आएंगे ना। ये देखो, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और ये कैसे होंगी? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। जैसे घड़ी की सुई की दिशा होती है ना, ये इस प्रकार से घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई ऐसे तो चलती है, तो इस प्रकार से जो चलने वाली हवाएं होती हैं भूमंडलीय पवन होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में मैंने कहा था आपसे, कोरियोलिस बल के कारण इनकी डायरेक्शन घड़ी की दिशा के अनुरूप होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में होती है, वो कोरियोलिस बल के कारण। ठीक है, अब इसमें देखो, यहां हाई प्रेशर है तो यहां लो प्रेशर होगा, और घड़ी की सुई की दिशा में चलना है तो घड़ी की सुई ऐसी तो चलेगी, ये ऐसे चलेंगी यहां से हमारी। ठीक है, ये इस प्रकार से ये। और यहां देखो, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, और घड़ी की सुई की दिशा में चलना है तो ये इस प्रकार से आपकी चलती हैं। ठीक है, ये है उत्तरी गोलार्ध में जो भूमंडलीय पवन है। इसका नाम मैंने आपको अगर बताया था, अगर आपको ध्यान होगा, इसको बताया था व्यापारिक या सन्मार्गी हवाएं। ठीक है, तो पहला आपको क्या लिखना है? व्यापारिक। अब जो जैसे लोअर पीसीएस का एग्जाम देंगे, अगर उनसे पूछता है भूमंडलीय पवन किसे कहते हैं, आप भूमंडलीय पवनों के बारे में लिखिए, 100 शब्द में आ गया, तो क्या लिखोगे? वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलने वाली हवाओं को, जो कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, भूमंडलीय पवन कहलाती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला व्यापारिक या सन्मार्गी, दूसरा अपने आप में कौन सा होता है? पछुआ, तीसरा ध्रुवी पूर्वी पवन है। ठीक है, अभी बताता हूं। देखो, व्यापारिक पवन मैंने आपको क्या बताया था? व्यापारिक पवन, इसमें ध्यान से सुनना है। ठीक है, ये क्या होगा? व्यापारिक पवन यहां से, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आती हैं, यानी इधर आती हैं। इसकी डायरेक्शन आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखना, व्यापारिक पवन को ही दूसरा क्या बोला जाता है? सन्मार्गी पवन। क्या बोला जाता है? सन्मार्गी पवन। ये किन अक्षांशों में चलती है और कैसे चलती है वो देखना है। देखिए, व्यापारिक पवन या सन्मार्गी पवन कैसा है? सब ट्रॉपिकल रीजन, यानी उपोष्ण कटिबंध, ये 30 डिग्री वाला है ना, उपोष्ण कटिबंध। और ये कौन सा है? विषुवत रेखा। तो इसमें क्या लिखोगे आप? व्यापारिक पवन या सन्मार्गी पवन में सीधे सीधे लिखोगे उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखा निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवाएं। ठीक है, क्या लिखोगे? उपोष्ण उच्च वायुदाब हाई प्रेशर से विषुवत रेखी निम्न वायुदाब में बहने वाली चलने वाली पवन है। ठीक है, विषुवत रेखी निम्न वायुदाब, विषुवत रेखी निम्न वायुदाब में चलने वाली पवन, चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? अपने आप में चलने वाली पवन। ये व्यापारिक या सन्मार्गी पवन है बोला जाता है, ट्रेड विंड से। ठीक है, अब आप सीधे सीधे समझ गए इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब ध्यान से सुनना है, ये बताओ, ये क्या है? ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और इनके बीच का इलाका क्या होगा? उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट, इसका दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट, इसका दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट, इसका उत्तर वेस्ट यानी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, उत्तर पश्चिम, ये ऐसे ही तो होता है। अब बताइए इसकी डायरेक्शन कैसी है? पहले वाले की, व्यापारिक पवन की, ऐसे आ रही, देखो ऐसे घड़ी की दिशा, इसे ईस्ट डायरेक्शन में आ रही, तो ऐसी तो आ रही ना, इधर को ये उत्तरी गोलार्ध में ये ऐसी तो चल रही है हवा इस टाइप के, तो इसकी दिशा जो होगी उत्तर पूर्व से किस दिशा में आ रही है? दक्षिण पश्चिम की दिशा। तो इसकी डायरेक्शन लिख लो, ध्यान से समझना, इसकी दिशा, दिशा क्या होती है इसकी? उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट से दक्षिण पश्चिम, पहली चीज। ठीक है, दक्षिण पश्चिम, ये मैंने सब बताया है आपको क्या है। तो इसकी दिशा कैसे होगी ये। अब कभी पेपर में आता है व्यापारिक या सन्मार्गी पवनें किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती हैं? उत्तरी गोलार्ध में। ध्यान से सुनना, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इधर। तो ये कैसे बहेंगी? अपने आप में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, जबकि मैंने आपसे कहा था दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा, किनकी? जो व्यापारिक पवन होती हैं दक्षिणी गोलार्ध में, ये घड़ी की विपरीत सुई, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में बहती हैं। यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा मतलब ऐसे बहेंगी, ये घड़ी की सुई ऐसे थोड़ी ना चलती है, ऐसे ही, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, तो यहाँ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यहाँ कैसे चेंज हो जाएगी? दक्षिणी गोलार्ध में देखिए, दक्षिणी साउथ हेमिस्फीयर में कैसे चेंज हो रही है? ये इस दिशा से इधर को जा रही है, यानी इस दिशा से, यानी साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर चल रही है। देखिए, तो दक्षिणी गोलार्ध में इनकी, यानी ये जो दिशा है इसकी, ये कौन से गोलार्ध में? नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में। जबकि इनकी दिशा साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में कैसी हो जाएगी? देखो, दक्षिणी गोलार्ध में इन व्यापारिक पवनों की दिशा जो
हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, ये देखिए इस डायरेक्शन से यूं बह रही है, यानी यहां से यूं चल रही है, तो सीधा सीधा मतलब साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट से यानी दक्षिण, मतलब ये अपने आप में किससे हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट का मतलब दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, ये अपने आप में व्यापारिक पवन। अब सीधे सीधे व्यापारिक पवन उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखी निम्न वायुदाब में वर्ष भर चलने वाली हवाएं जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में इसमें, और दक्षिणी गोलार्ध में इस दिशा में होती है, क्या कहलाते हैं, व्यापारिक पवन या सन्मार्गी पवन कहलाते हैं, ठीक है, पहला। दूसरा मैंने आपको बताया है व्यापारिक पवन के बाद कौन सी पवन होंगी, तुरंत आप लोग देखिए व्यापारिक पवन के बाद नेक्स्ट जो होती है उसका नाम क्या बताया था मैंने आपको ध्यान होगा, पछुआ पवन, ठीक है, पछुआ पवन, ये बताया था पछुआ पवन। पछुआ पवन देखिए पहले बताइए किन अक्षांशों में है, इसका काम तो हो गया, ये है इधर, ये 30 डिग्री 35 डिग्री के आसपास के इलाकों में चल रही है, पछुआ पवन है। और जो व्यापारिक पवन है ना, उसको ब्रैकेट में गर्म हवाएं लिख देना, ठीक है, वो ठंडी हवाएं नहीं होती है, व्यापारिक हवाएं, जो व्यापारिक पवन होती है गर्म हवाएं होती है, वो लिख देना। दूसरा आता है आपका पछुआ पवन। पछुआ पवन की डायरेक्शन देखिए और कौन से गोलार्ध में बह रही है, तो देखो उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायुदाब से, यानी यहां से ये कहा जा रही है उपध्रुवी, यानी सब जो अपने आप में कौन सा पोलर है इन दिशाओं में, यानी इससे इधर जा रही ना, यानी ये कौन सा है 30 से 35 डिग्री वाला उपोष्ण कटिबंधी सब ट्रॉपिकल से ये कहां जा रही है, जो लो प्रेशर में है उपध्रुवी, यानी जो सब अपने आप में क्या है, पोलर है। तो इसमें क्या लिखोगे पछुआ पवन में, उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब से, क्योंकि हवाएं उच्च वायुदाब से चलते हैं, ठीक है, से कौन सी जा रही है, उपध्रुवी निम्न वायुदाब की ओर, उपध्रुवी निम्न वायुदाब की ओर, ठीक है, निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं, पछुआ पवन कहलाती हैं। ये पवन भी क्या होती है, गर्म होती हैं। क्यों होती है गर्म, क्योंकि ये किन किन इलाकों से बह रही है, 30 डिग्री, 30 डिग्री तो गर्म है ना, 60 के कंपैरिजन में यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी, तो ये यहाँ पे क्या होगा, गर्म हवाएं होंगी, ये हवाएं भी गर्म होंगी। और इसकी जो दिशा होती है, यानी इसका जो डायरेक्शन होगा, दिशा कैसे होती है आप मुझे खुद बताइए। देखिए डायरेक्शन क्या बन रही है, ये कौन सा इलाका है, यहां से चल रही है, देखिए यहां से ऐसे, तो ये कौन सा है, इधर वाला, यानी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर चलेंगी। तो ये कैसी दिशा में चलती हैं, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम से नॉर्थ ईस्ट की ओर चल रही है, यानी उत्तर पूर्व की ओर। इनकी दिशा कौन से हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इनकी जो दिशा होगी वो किस प्रकार से होगी, देखिए दक्षिणी गोलार्ध ये हाई प्रेशर से निम्न उसमें बह रही ना, तो दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा कैसे होगी, ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में बहती है। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा का मतलब किस प्रकार से होगा, जैसे ही आप साउथ वाले में जाएंगे, साउथ गोलार्ध यानी दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा का अर्थ सीधा सीधा है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, ये इस प्रकार से ऐसे, घड़ी की सुई के विपरीत तो यही हुआ ना कोरियोलिस बल के कारण। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलेंगी, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पूर्व, ये डायरेक्शन ऐसे जा रहे हैं ना, ये उत्तर पश्चिम, मतलब उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट की ओर ये कैसे बहती, कौन से गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में बहती, यानी साउथ हेमिस्फीयर में ये अपने आप में इस प्रकार से बहेंगे, ठीक है, कौन सी, पछुआ पवन। तीसरा आता है आपका उपध्रुवी पूर्वी पवन, ठीक है, लास्ट वाला कौन सा आता है, थर्ड वाला ध्रुवी पूर्वी पवन। ये तीन के तीन पवन के कॉन्सेप्ट आपके क्या हो जाएंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा किन गोलार्धों में, किन अक्षांशों में बहती है, अपने आप में ये भी आपका गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो थर्ड अपने आप में क्या लिखोगे आप लोग, ध्रुवी पूर्वी पवन, लास्ट वाला जो सबसे टॉप में है, ध्रुवी पूर्वी पवन। अब बताइए ध्रुवी पूर्वी पवन कहां बह रही है, 90 डिग्री, यानी ध्रुवों से कहां की ओर बह रही है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, यानी ध्रुवी उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब, ध्रुवी उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब, ठीक है। तो क्या लिखोगे इसको, ध्रुवी उच्च वायुदाब से कहां बहेंगी, उपध्रुवी निम्न वायुदाब, क्योंकि हवाएं कैसे कहां से कहां बहती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, उपध्रुवी निम्न वायुदाब, ठीक है, निम्न वायुदाब की ओर क्या होती है, अपने आप में फ्लो होती हैं, बहती हैं। और इनकी दिशा कैसी होगी, डायरेक्शन, तो दिशा जो होगी बच्चों इनकी वो कैसी होगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे होगी, उत्तर पूर्व से
दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, कहाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जबकि अपने आप में जो दक्षिणी गोलार्ध है इस वाले में हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बह रही है, यानी इस प्रकार से अपने आप में क्या होंगी, बहेंगी। ठीक है, इस प्रकार से अपने आप में क्या हो जाएंगी, ये फ्लो होंगी, अपने आप में फ्लो होती है। यानी इसका सीधा सीधा मतलब है, मतलब ऐसे बहाओ इनको, ऐसे नहीं, ये गलत हो जाएगी। तो घड़ी की सुई की दिशा होगी ना, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जाना है, ऐसे जाएगा, ये इस प्रकार से जाएगा। तो ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा कैसी होगी, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट। ये कहाँ होगा, साउथ हेमिस्फीयर, यानी दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर अपने आप में ध्रुवी पूर्वी पवनें क्या होती हैं, फ्लो होती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब इन हवाओं से कभी भी आपका गलत क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये ध्रुवी पवन किन गोलार्धों में, किन अक्षांशों में चलती हैं, पछुआ पवनें किन अक्षांशों में चलती हैं, इसके अलावा व्यापारिक या सन्मार्गी पवनें किन अक्षांशों में चलती हैं। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहीं से एक और कॉन्सेप्ट आता है ITCZ का। अब आपको वो चीज याद करनी पड़ेगी जब मैंने आपको ये बताया था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो होती है वो क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका इस मतलब रूट पे अपने आप में जो अर्थ है वो क्या करता है, चक्कर लगाता है। यानी जो ये अर्थ है इस प्रकार से क्या करता है, चक्कर लगाता है ऐसे। ये मैंने आपको बताया हुआ है अच्छे से। ठीक है, अब मुझे एक चीज ये बताइए, जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी पृथ्वी, जो सूर्य की किरणें हैं क्या वो पृथ्वी के ये परिक्रमण के कारण जो जिस भाग पे पड़ रही है वर्ष भर वो चेंज होंगी कि नहीं होंगी? बोल दो सर, होंगी। क्यों? क्योंकि कभी सूर्य पृथ्वी यहाँ है तो उस टाइम किसी अलग जगह पे लंबवत पड़ेंगी, कभी पृथ्वी यहाँ पहुंच गई तो किसी और भाग पे लंबवत पड़ेंगी, कभी पृथ्वी यहाँ पहुंच गई किसी और भाग पे लंबवत पड़ेंगी, कभी पृथ्वी यहाँ पहुंच गई किसी और भाग पे लंबवत पड़ेंगी। तो सूर्य की किरणें जो लंबवत पड़ने वाली हैं पृथ्वी पर, वो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती उसके कारण जो सूर्य की लंबवत किरणें हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे लंबवत पड़ती हैं। तो उसके वजह से तो सारी कंडीशन से चेंज हो जाएंगी। क्यों? कभी कोई ऐसी कंडीशन होगी जब 0 डिग्री के आसपास लंबवत पड़ेंगी, कभी ऐसी कंडीशन होगी जब 23.5 डिग्री कर्क रेखा के आसपास लंबवत पड़ती है, कभी ऐसी कंडीशन होती है जब 23.5 डिग्री यानी दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा पे लंबवत पड़ती हैं। जब इस प्रकार से सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इसी के लिए 3 शब्द बोले गए थे आपसे, क्या? ग्रीष्म अयनान, शीत अयनान, और तीसरा क्या बताया था? विषुव यानी इक्विनॉक्स। ठीक है, यानी ग्रीष्म अयना है, समर सोल्स्टाइन, विंटर सोल्स्टाइन या इक्विनॉक्स से 3 के 3 जो कंडीशन बनाई थी, ये जो फैक्ट आते हैं आपके वनडे एग्जाम की दृष्टि से। ग्रीष्म अयनान में क्या होता है, सूर्य की किरणें कहां पर लंबवत पड़ती हैं? सूर्य की किरण लंबवत कहां पर पड़ेंगी? लंबवत परपेंडिकुलर कर्क रेखा पर। ठीक है, यानी 23.5 डिग्री उत्तर पे पड़ती हैं। शीत अयनान में क्या होगा? सूर्य की किरणें कहां होती है लंबवत? सूर्य की किरण लंबवत कहां होंगी? मकर रेखा पर, यानी दक्षिणी गोलार्ध में 23.5। वनडे एग्जाम में फैक्ट आता है। विषुव में क्या होता है? सूर्य की किरणें 0 डिग्री पर लंबवत, यानी भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरण 0 डिग्री पर क्या होती है? लंबवत। ये वनडे एग्जाम के फैक्ट हैं। ठीक है, ये आता है और इसकी डेट भी पता है। ग्रीष्म अयनान बेसिकली कौन सा होता है? मार्च से जून के मध्य, मार्च से जून यानी 21 जून बेसिकली इसकी डेट होती है। ठीक है, शीत अयनान कब होता है? 22 दिसंबर, ये सब आपको पता है। और विषुव की कंडीशन 21 मार्च व 23 सितंबर, 23 सितंबर। ये आपके वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आते तो हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये 21 जून कब होता है, 22 दिसंबर क्या कंडीशन होती है, ये सब पढ़ा रखा है मैंने आपको। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा अपने आप में चीजें चेंज होंगी। चेंज कैसे होंगी, अब मैं आपको यहां से बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप उस चीज को देखिए। ठीक है, बहुत अच्छे से, ये आपको बहुत बेसिकली आपको समझ आ गया होगा कि ये वनडे एग्जाम के फैक्ट हैं। ये ग्रीष्म अयनान क्या है, शीत अयनान क्या है, विषुव क्या है, इनकी तिथि क्या है, कब सूर्य की किरणें कहां पर लंबवत होती है, बहुत बार मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब देखिए बहुत अच्छे से मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। आप क्या ये मानते हैं सभी छात्र की सूर्य के सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है और जो हमारी अर्थ है वो सूर्य मतलब अपने अक्ष पे झुकी हुई है? ये सब मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं। देखिए अब यहां से मैं आपको एक कंडीशन बनाता हूं, इसको एक चीज बताता हूं, लिखिए तापी विषुवत रेखा। तापी विषुवत रेखा यानी अपने आप में इसको क्या बोला जाता है?
थर्मल बेल्ट, मतलब एक प्रकार से क्या है, थर्मल बेल्ट है। और ये कौन सी रेखा होती है, कौन, थर्मल बेल्ट लिख देना है, ठीक है। ये कौन सी रेखा होती है, जो उच्च तापमान वाले यानी अपने आप में सर्वाधिक तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोला जाता है, सर्वाधिक, जहां पर पृथ्वी पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर हो रहा होगा वहां पे मिलाने, सर्वाधिक तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, तापीय विषुवत रेखा बोलते हैं। एक चीज। दूसरा, आपको एक और चीज बताई थी मैंने, वायुदाब कटिबंध क्या होते हैं, यानी प्रेशर बेल्ट क्या होते हैं, वायुदाब कटिबंध। वायुदाब कटिबंध क्या बताया था मैंने आपको, 0 डिग्री से 15-30 डिग्री के आसपास का एक प्रेशर बेल्ट होगा, 30 से 60 डिग्री आसपास, 45-60 डिग्री अलग होगा, उससे ऊपर अलग प्रेशर बेल्ट होंगे, कोई लो प्रेशर होगा, कोई हाई प्रेशर होगा, ये सब बताया मैंने आपको ना। तो वायुदाब कटिबंध होते हैं। अब मुझे बताइए वायुदाब कटिबंध किस पे डिपेंड होते हैं, ये टेम्परेचर पे डिपेंड होते हैं। जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां उच्च निम्न वायुदाब बनेगा, जहां तापमान कम होगा वहां उच्च वायुदाब बनेगा। ये मैंने बहुत अच्छे से अपने आपको समझाए गए हैं। तो वायुदाब कटिबंध और तापीय कटिबंध आपस में डायरेक्टली लिंक होते हैं। अब देखिए तापीय कटिबंध कैसे बनते हैं, सर्वाधिक तापमान, अब सूर्य की किरणें वर्ष भर एक ही जगह लंबवत नहीं पड़ेंगी, वो अलग अलग पोर्शन पे पड़ेंगी, जिस हिसाब से पृथ्वी उसके चारों ओर घूम रही है। जो उसके सामने पड़ा वहां सूर्य की किरणें लंबवत, क्योंकि सूर्य तो अपनी जगह स्थिर है, उसी के चारों ओर क्या लगा रही, पृथ्वी चक्कर लगा रही, ठीक है। अब यहां से आपको समझना है, नोट करके लिखना है। सबसे पहले आप लोग एक पॉइंट लिखोगे नोट करके, ठीक है। ये बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। नोट क्या लिखोगे, नोट करके लिखो, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, यानी जो पृथ्वी झुकी हुई है, ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण, दोनों चीज लिखना, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव, पूरा लिखना है, ठीक है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव यानी झुकी हुई है, वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, आप ये मानते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण हो रहा है, ये भी आप मानते हैं। इसके कारण क्या होगा, जो सूर्य की लंबवत किरण है, यानी जो परपेंडिकुलर रेज है, यानी सूर्य की, वो क्या होती है, अपने आप में अलग अलग जगह पृथ्वी पर पड़ती है। यानी इसके कारण क्या होगा, सूर्य की लंबवत किरण के साथ जो होता है तापीय विषुवत रेखा, तो लिखो इसके कारण क्या होगा, सूर्य की लंबवत किरण के साथ, लंबवत किरण के साथ, यानी जो सूर्य है उसकी जो लंबवत किरण है, इस लंबवत किरण के साथ तापीय विषुवत रेखा का क्या हो जाता है, विषुवत रेखा से उत्तर व दक्षिण की ओर विस्थापन होता है। इतना लिखो पहले, सूर्य की लंबवत किरण का के साथ तापीय विषुवत रेखा का, विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री, ठीक है, विषुवत रेखा से उत्तर यानी नॉर्थ व दक्षिण की ओर विस्थापन, डिस्प्लेस हो जाती है, ठीक है, की ओर विस्थापन होता है। अब इसको पूरा समझो, ये क्या लिखा है मैंने, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे नॉर्मल कंडीशन है, सूर्य की किरणें कहीं पर लंबवत पड़ रही है, अब ये पृथ्वी तो उसके चारों ओर घूम रही है, अब सूर्य की किरणें कभी किसी पोर्शन पे पड़ेंगी, कभी किसी पोर्शन, जहां लंबवत पड़ेंगी, देखो अक्ष पर झुकाव, वो परिक्रमण के कारण सूर्य की लंबवत किरण के साथ, यानी सूर्य की लंबवत किरण अलग अलग जगह पे लंबवत पड़ेंगी, क्योंकि पृथ्वी उसके चारों ओर घूम रही है, एक ही जगह तो पड़ेगी नहीं। इससे क्या होगा, जो तापीय विषुवत रेखा मैंने अभी बताया था, यानी जहां पर सर्वाधिक तापमान मिल रहा है, वो क्या करेगा, विषुवत रेखा के तापीय विषुवत रेखा का जो 0 डिग्री वाली लाइन है, उससे उत्तर व दक्षिण की ओर विस्थापन होता है। बिल्कुल होता है। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो ऐसे समझे प्रैक्टिकल। क्या आपको लगता है नहीं कि ठंडियों के टाइम में आपको ठंडा हो रहा है, गर्मियों में आपको गर्म हो रहा है, कभी आपको ना गर्म होता है ना ठंडा होता है। जो मौसम जब आपको ना बहुत गर्म होता है ना ठंडा होता है, वही विषुव की कंडीशन है भैया। इक्विनॉक्स उसी को बोलते हैं। वो मार्च का महीना और सितंबर का महीना है। जब 20-21 सितंबर आता है, ना आप ठंडे कपड़े पहन पाते हो ना आप गर्म कपड़े पहन पाते हो, नॉर्मल रहते हो, ठीक है। आप कहते हो कि चल जाएगा, वही मार्च की कंडीशन होती है। ना आप गर्म पहनते हो ना ठंडा पहनते हो। क्यों? क्योंकि उस टाइम 0 डिग्री के आसपास क्या है, सूर्य की किरणें लंबवत है और आपका देश 0 डिग्री से कहां पर है आप लोग जानते हैं।
लेकिन आपका देश 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा पे तो आपका देश है ही ना, यानी भारत जो है कर्क रेखा, भारत में गुजरती है 8 राज्यों से, तो कर्क रेखा में जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी, यानी वो कौन सा टाइम होता है, वो गर्मियों का टाइम होता है, ग्रीष्म अयनान कहते हैं, तब आपको कितनी गर्मी होती है, क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें उस टाइम पे वहां लंबवत पड़ती हैं। इसी तरीके से जब मकर रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, वो बहुत नीचे चला गया, मकर रेखा में कौन कौन से देश है वहां देखना, तब आप ठंडे से सिकुड़े रहते हो, क्योंकि सूर्य की किरणें तो वहां लंबवत पड़नी है, आपको तो तापमान उतना मिल ही नहीं रहा, ठीक है। इसीलिए सूर्य की किरणें जो होती हैं वो लंबवत अलग अलग जगह पे पड़ती है पृथ्वी के झुकाव व परिक्रमण के कारण, ठीक है। तो ये जो होता है विस्थापन हो जाता है। विस्थापन का मतलब जैसे आपकी नॉर्मल कंडीशन है 0 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये नॉर्थ वाला, ठीक है, कर्क रेखा, कर्क, और ये मकर रेखा, ये नॉर्मल कंडीशन में यहां सूर्य की किरणें लंबवत पड़ी, जैसे ही आपका ये ग्रीष्म अयनान आया आपका लंबवत यहां पड़ गई, और जैसे ही आपका शीत अयनान आया सूर्य की किरणें लंबवत कहां पड़ गई, मकर रेखा पर यहां पड़ गई, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, सूर्य के परिक्रमण के कारण, यानी सॉरी ये पृथ्वी के परिक्रमण के कारण और उसके अक्ष पे झुकाव के कारण, यानी इसका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापन, कभी वो ऊपर खिसक जाती है कभी नीचे, क्योंकि पृथ्वी जो है उसके चारों ओर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, ठीक है। इसके कारण प्रेशर बेल्ट भी चेंज हो जाते हैं। क्यों प्रेशर बेल्ट, कभी आप बताओ जब सूर्य की किरणें यहां लंबवत पड़ी नॉर्मल कंडीशन, यहां आपने लो प्रेशर बना दिया, क्यों, यहां ज्यादा टेम्परेचर, अब बताइए गर्मियों का टाइम आपके देश में है, सूर्य की किरणें यहां लंबवत पड़ेंगी 23.5 डिग्री में, तो जो विषुवत रेखा वाली कंडीशन है लो प्रेशर, वो खिसक नहीं जाएगा क्या, जब सूर्य की किरणें लंबवत, उसका जो लंबवत पड़ने की जो जगह है वो खुद खिसक रही है, तो क्या आपको लगता नहीं कि लो प्रेशर हाई प्रेशर भी खिसक जाएंगे, बोलो यार खिसक जाएंगे। कितना सिंपल तो है, कॉम्प्लिकेशन कहां आ रहे हैं इस पर बताओ, इतना आप लोग कहिए ना कि सर एक बार बताइए, तो कॉमन सेंस है, जब सूर्य की किरणें 0 डिग्री के आसपास लंबवत पड़ रही है यानी सितंबर और मार्च में, तो आपने कहा कि यहां ठीक है भाई लो प्रेशर है, और इसके आसपास ही सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, बहुत ज्यादा नहीं वहां पे खिसकती हैं, तो आप खुद बताइए जब जून का महीना है, ग्रीष्म अयनान है, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही है, क्या जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी वो वही कंडीशन नहीं बना दी उसने जो 0 डिग्री पे नॉर्मल कंडीशन में होती है सितंबर और मार्च में, तो वही कंडीशन उसने कर्क रेखा पे बना दी, और जब वो मकर रेखा पे लंबवत पड़ रही है तो उसने वो कंडीशन दिसंबर में मकर रेखा में बना दी जो 0 डिग्री पे सितंबर और मार्च में रहती है। ये तो कॉमन सेंस है ना, क्योंकि सूर्य की किरणें अलग अलग जगह लंबवत पड़ रही वर्ष भर, तो इसके कारण क्या होता है, जो प्रेशर बेल्ट होते हैं, लो प्रेशर हाई प्रेशर, अपनी अपनी जगह से खिसक जाते हैं। जैसे अभी यहाँ लो प्रेशर है, जब वो ग्रीष्म अयनान होगा यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा, ये थोड़ा सा खिसक जाएंगे कर्क रेखा, ये थोड़ा ऊपर खिसक जाएगा, ऐसे ही जब ये नीचे जाएगा लो प्रेशर नीचे आ जाएगा, वो कंडीशन ऐसी बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वायुदाब कटिबंध का विस्थापन हो जाता है। तो लिखो वायुदाब इससे हो रहा है, ठीक है, कटिबंध का विस्थापन, कटिबंध का विस्थापन हो गया, यानी जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर है वो अपने आप ब्रैकेट में लिखो, लो प्रेशर और हाई प्रेशर की जो कंडीशन है वो चेंज हो गई है, बदल गई है, क्योंकि ये विस्थापन हो रहा है सूर्य की किरणों का, ठीक है, मतलब ये जो ये कंडीशन है। अब ये जो विस्थापन है कैसे समझना है, देखिए ग्रीष्म अयनान बताया था मैंने आपको, ध्यान होगा आपको, ग्रीष्म अयनान समर सॉल्स्टाइन, पहला लिखो नोट करके, ग्रीष्म अयनान क्या बताया था, ध्यान करो आप उस चीज को। ग्रीष्म अयनान कौन से महीनों में होता है, मार्च से जून तक, मार्च से जून तक की तो खिसकती ही चीजें, मार्च से जून तक जब चीजें खिसक रही हैं ग्रीष्म अयनान, इसमें क्या होगा, तापी विषुवत रेखा का विषुवत रेखी लो प्रेशर पेटी का उत्तर की ओर क्या हो जाता है, विस्थापन, यानी जो लो प्रेशर वाला है ये नॉर्दर्न की ओर चला जाएगा, यानी ग्रीष्म अयनान। तो क्या लिखोगे, तापी विषुवत रेखा के साथ, तापी विषुवत रेखा के साथ, तापी विषुवत रेखा के साथ क्या लिखोगे, तापी विषुवत रेखा के साथ जो विषुवत रेखी लो प्रेशर है, ये वाला 0 डिग्री लो प्रेशर, ठीक है, विषुवत रेखी लो प्रेशर, विषुवत रेखी लो प्रेशर का क्या हो जाता है, उत्तर की ओर विस्थापन, उत्तर की ओर विस्थापन क्यों होगा, क्योंकि अब तो सूर्य की किरणें ग्रीष्म अयनान में कहां पड़ रही हैं, ये कर्क रेखा पे लंबवत पड़ रही हैं, इधर चली गई सूर्य की किरणें लंबवत 0 डिग्री से ऊपर, तो इस सारा पोर्शन ऊपर खिसक जाएगा, क्योंकि वो कंडीशन वहां चेंज हो जाएगी, ठीक है, की ओर क्या हो जाता है, अपने आप में विस्थापन हो जाता है। जैसे ही ये विस्थापन होगा तो ग्रीष्म अयनान के समय इस विस्थापन के कारण सभी वायुदाब कटिबंध यानी जो प्रेशर बेल्ट हैं उनका भी अपने आप में क्या हो जाएगा, उत्तरायण हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, सभी वायुदाब कटिबंध यानी सभी वायुदाब कटिबंध जो प्रेशर बेल्ट हैं, ठीक है, लो प्रेशर हाई प्रेशर ये सब उत्तर अपनी अपनी जगह से खिसक जाएंगे, सभी वायुदाब कटिबंध का उत्तरायण
तभी तो कहते हैं ना उत्तरायण हो रहा है करके, उत्तरायण हो गया, यानी सब कंडीशन क्या हो जाएंगी, उत्तरायण हो जाएगी। और जैसे ही उत्तरायण होगा तो सूर्य की किरणें अब इस भाग में क्या पड़ेंगी, लंबवत पड़ेंगी, ये होगा ग्रीष्म अयनान। दूसरा बच्चों देखो शीत अयनान कब होता है, सितंबर से दिसंबर के मध्य, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो तापीय विषुवत रेखा है वो विषुवत रेखा लो प्रेशर का दक्षिण की ओर विस्थापन हो जाता है। लिखो तो क्या लिखोगे, इसी चीज को दक्षिण की ओर विस्थापन, ये पूरा लिखने के बाद दक्षिण की ओर विस्थापन लिख देना, आप पूरा लिखना, तापीय विषुवत रेखा के साथ विषुवत रेखी लो प्रेशर का उत्तर की जगह दक्षिण लिख देना, दक्षिण की ओर विस्थापन, ठीक है, आप पूरा लिखना, दक्षिण की ओर विस्थापन। जैसे ही ये दक्षिण की ओर चला गया, क्योंकि सूर्य की किरणें यहां लंबवत पड़नी है, तो इसका परिणाम क्या होगा, जो सभी वायुदाब कटिबंध है उसका दक्षिणायन हो जाएगा, वो नीचे की ओर खिसक जाएंगे, सभी वायुदाब कटिबंध का दक्षिणायन हो जाएगा, ठीक है, दक्षिणायन, यानी सब के सब वायुदाब कटिबंध जो होंगे वो अपने आप में क्या हो जाएंगे बच्चों, दक्षिणायन हो जाएंगे, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, नीचे की ओर खिसक जाएंगे, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। अब देखिए जैसे ही ये होगा तो जब अब आपकी पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और सन्मार्गी पवन थी, उनकी कंडीशन मतलब चेंज होगी। कैसे, देखिए ग्रीष्म अयनान में देखिए क्या हो गया, ये सब खिसक गया, तो 0 डिग्री के आसपास जहां पर व्यापारिक या सन्मार्गी पवन थी, ग्रीष्म अयनान में वो कहां पहुंच जाएंगी, वो यहां पहुंच जाएंगी, क्योंकि टोटल कंडीशन क्या होगी, चेंज होगी। तो ग्रीष्म अयनान में जो यहां पे लिखोगे व्यापारिक ऑब्लिक सन्मार्गी पवन, ये जो व्यापारिक और सन्मार्गी पवन है ये कहां पहुंच जाएंगी, 30 से 35 डिग्री के आसपास, ठीक है, कब, ग्रीष्म अयनान। क्यों, क्योंकि सारी कंडीशन जो विषुवत रेखा के पास थी वो कहां पहुंच गई, उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि सूर्य की किरणें ऊपर लंबवत पड़ेगी। अब वो जो सारी यहां की कंडीशन थी वो यहां फॉलो होंगी, तो वो 30 डिग्री के आसपास, 35 डिग्री के आसपास व्यापारिक पवन चलेंगी। शीत अयनान में क्या हो जाएगा, सभी वायुदाब कटिबंध का जब दक्षिणायन होगा तो व्यापारिक पवन का जो प्रभाव होगा उस टाइम वो यहां होगा, 30 से 35 डिग्री के आसपास, ठीक है। तो ये दक्षिणायन होगा, तो व्यापारिक पवन इस टाइम पे कहां होंगी, व्यापारिक पवन ये इस टाइम पे कहां होंगी, 30 डिग्री से 35 डिग्री के आसपास, ठीक है। यानी शीत अयनान में अपने आप में दक्षिण की ओर शिफ्ट हो गई हैं, पूरा कटिबंध साउथ की ओर चला गया, तो 30 डिग्री से 35 डिग्री की ओर व्यापारिक पवन का प्रभाव होगा। अब ये बताइए कि पछुआ पवन कहां गई होंगी उस टाइम पे, ग्रीष्म अयनान शीत, पछुआ पवन कहां चल रही थी मुझे बताइए। पछुआ पवन का जो प्रभाव क्षेत्र होता है 30 से 45 डिग्री की ओर होता है, तो पछुआ पवन जब ग्रीष्म अयनान होगा वो फिर पछुआ पवन भी तो खिसक जाएंगी। जैसे नॉर्मल कंडीशन में व्यापारिक पवन 0 डिग्री के आसपास, पछुआ पवन 30 से 35 डिग्री के आसपास, लेकिन ग्रीष्म अयनान में जब पछुआ पवन ऊपर की ओर खिसक गई कंडीशन के कारण, तो जो व्यापारिक पवन खिसक गई उसी के कारण पछुआ पवन भी क्या होगी, ऊपर की ओर खिसक जाएंगी ग्रीष्म अयनान के समय। तो आपको तुरंत ये समझना होगा कि ग्रीष्म अयनान के समय अपने आप में जो पछुआ पवन है उसका भी प्रभाव कहां हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो शीत ऋतु के समय 30 डिग्री से 35 डिग्री के आसपास का जो पछुआ पवन का रीजन है, शीत मतलब ये जो मैंने आपको शीत अयनान बताया ना, ये दक्षिणी गोलार्ध का है, ठीक है, शीत अयनान, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवन होंगी कब, शीत अयनान के समय यहां। लेकिन सेम कंडीशन में यहां पर शीत अयनान, सपोज यहां दिसंबर का महीना है तो दिसंबर के महीने में यहां पर पछुआ पवन का प्रभाव होगा। समझे कि नहीं समझे, नहीं समझ रहे होगे। देखिए ये जो ग्रीष्म अयनान की कंडीशन है ये कब है, जून के महीने में, तो व्यापारिक पवनों का प्रभाव जो विषुवत रेखा के आसपास था वो यहां होगा। लेकिन यही ग्रीष्म अयनान की जगह अगर शीत अयनान आप अपने गोलार्ध में लेते हो, चलो आप इसको कंफ्यूज कर रहे हो, आप इसको व्यापारिक पवन को काट दो, यहां आप लोग सीधे सीधे ये लिख दो पछुआ पवन, आप अपने गोलार्ध का लो, दक्षिण का छोड़ दो, पछुआ पवन कहां हो जाएंगी, 30 डिग्री से 35 डिग्री। अब समझ जाओगे। अब कैसे समझोगे, देखो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 0 डिग्री के आसपास जब नॉर्मल कंडीशन थी मार्च और सितंबर, तब क्या था, व्यापारिक पवन कहां बहती हैं, 0 डिग्री से 30-35 मतलब 30 डिग्री से 0 डिग्री के मध्य, ठीक है। उसके अलावा पछुआ कहां बहती है नॉर्मल कंडीशन में, 40-45-50 डिग्री में, ध्रुवी तो अपनी जगह, ठीक है। जैसे ही ग्रीष्म अयनान आया, सूर्य की किरणें कहां पड़ेंगी, लंबवत कर्क रेखा के आसपास, तो जो 0 डिग्री की कंडीशन थी सबको शिफ्ट कर दो, थोड़ा थोड़ा ऊपर खिसका दो, तो 30-35 डिग्री
के आसपास कौन सी पवन हो जाएंगी उस टाइम पे? व्यापारिक पवन हो जाएंगी। और जो पछुआ पवन थी वो कहां चली जाएंगी? शीत अयनान में। जैसे शीत अयनान का समय होगा, यानी जब ठंडियों का समय होगा आपके वहां पर, उस समय 30 से 35 डिग्री के आसपास पछुआ पवन होंगी ठंडियों के समय, ठीक है। यानी सभी वायुदाब कटिबंध का दक्षिणायन होगा कब? जब शीत ऋतु होगी। और आपके गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री उस टाइम पछुआ पवन का प्रभाव होगा, क्योंकि आपकी जो व्यापारिक पवन है वो अपने आप में खिसक गई। और यही सारी कंडीशंस कहलाती हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स, यानी ITCZ इसी को बोला जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यानी अपने आप में ग्रीष्म अयनान, शीत अयनान और विषुव के समय जब जब सूर्य की परिक्रमण और पृथ्वी के परिक्रमण और सूर्य का पृथ्वी का अपने अक्ष में झुकाव होता है, उस झुकाव के कारण तापीय विषुवत रेखा का उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकना, उसी के अनुसार सारी कंडीशंस चेंज होना अपने आप में क्या कहलाता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यानी आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं रटना, कुछ नहीं समझना, आप ये मान के चलो कि 0 डिग्री नॉर्मल कंडीशन है कौन सी वाली? मार्च और सितंबर की। यहां पर जो भी हवाएं जैसी हैं ऐसे रहने दो। आप एक काम करो, ग्रीष्म अयनान बनाओ। ग्रीष्म अयनान में क्या होगा? 30 से 35 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगी, व्यापारिक पवन है क्योंकि सूर्य की किरणें वहां पहुंच रही है लंबवत। और शीत अयनान में सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत पड़ रही है, तो वो जो 30-35 डिग्री का इलाका है वो पछुआ पवन अब नीचे पहुंच गई। पछुआ पवन अब यहाँ व्यापारिक पवन अब यहां पहुंच गई। कहां? 0 डिग्री के आसपास। व्यापारिक पवन 0 डिग्री के आसपास पहुंच गई, वो सब नीचे की ओर खिसकेंगी, दक्षिणायन होंगे, तो 30 से 35 डिग्री के आसपास का इलाका अपने आप में पछुआ पवन का प्रभाव रहेगा। इसी को बोला जाता है अपने आप में क्या? ITCZ, ठीक है। तो आप अब पूरा समझ गए होंगे कि पछुआ पवन और जो व्यापारिक पवन है वो कैसे कैसे खिसकती हैं। तो इसका टोटल कंक्लूजन क्या है? देखिए, व्यापारिक या सन्मार्गी पवन, ठीक है, ये कब? मार्च और सितंबर के मध्य। ये कहां इनका प्रभाव रहता है? तो ये अपने आप में रहेगा बच्चों 0 डिग्री से लगभग 15-20 डिग्री के आसपास, ठीक है। ये ग्रीष्म अयनान में देखो इनका प्रभाव कहां होगा? ग्रीष्म अयनान यानी जो समर सॉल्स्टाइन है, ठीक है, उस टाइम पे जो व्यापारिक पवनें होंगी, व्यापारिक पवन ये खिसक जाएंगी। ये कहां होंगी उस टाइम? 30 डिग्री से 40 डिग्री के आसपास, यही तो होंगी। और जैसे ही शीत अयनान होगा, शीत अयनान, उस टाइम पे उत्तरी गोलार्ध में जो अपने आप में कौन सी पवन है? पछुआ पवन, पछुआ पवन, इनका जो प्रभाव होगा वो 30 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य होगा, क्योंकि व्यापारिक पवन है उस टाइम पे नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन है? इक्विनॉक्स वाली, यानी ये इक्विनॉक्स मतलब विषुव। विषुव में ये व्यापारिक पवन यहाँ है, ग्रीष्म अयनान में व्यापारिक पवन यहाँ है, शीत अयनान पे इस पे किसका प्रभाव है? शीत अयनान, इस पे किसका प्रभाव है? अपने आप में पछुआ पवन का इस रीजन में, ठीक है। ये था आपका टोटल ITCZ। 2 शब्द लिख लो, एक को लिख लो द्रोणी और एक को लिख लो कटक। ये क्या होते हैं? ठीक है, द्रोणी मतलब कटक। द्रोणी और कटक ये दोनों शब्द लिख लो। यानी द्रोणी को इंग्लिश में बोला जाता है थ्रो, TROUGH, TROUGH, और कटक को बोला जाता है रिज, RIDGE। द्रोणी में क्या होगा? सिंपल सी बात है, लो प्रेशर का हाई प्रेशर में विस्तार, इसको बोला जाता है द्रोणी। तो लिखो लो प्रेशर क्षेत्र का हाई प्रेशर में विस्तार, ठीक है। और जैसे अभी मैंने ये कैसे समझोगे? देखो, ये 0 डिग्री है, ये लो प्रेशर होगा, ये 30 डिग्री है, ये हाई प्रेशर होगा। तो ग्रीष्म अयनान में यहाँ लो प्रेशर की कंडीशन बन जाएगी, यानी ये कंडीशन चेंज हो जाएगी। ये ग्रीष्म अयनान में यहाँ कंडीशन हो जाएगी, यानी लो प्रेशर जो है हाई प्रेशर के क्षेत्र में चला गया ना, क्योंकि ग्रीष्म अयनान है, तो इसको बोला जाता है अपने आप में द्रोणी। और रिज किसको बोला जाता है? हाई प्रेशर क्षेत्र में लो प्रेशर का विस्तार। ये फैक्ट के हिसाब से देखना है, ठीक है। चलो, जितना भी है समझ में आया तो सही है, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर इसको और ज़्यादा इजी बना के आपको समझा दूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।